आगे आपके कोर्स में दिया गया है प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यवहार क्षेत्र। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो +3 में है, तो ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, +3 फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका भी एसी हिंदी है ये उन्हीं के कोर्स के लिए है। तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपको उसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र क्या है, मतलब हम कहाँ कहाँ इस हिंदी का प्रयोग कर पाएंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उसका प्रयोग क्षेत्र होता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक रूपों का संतोषप्रद विकास एवं विस्तार हुआ है। आज हिंदी सिर्फ सृजनात्मक साहित्यिक लेखन की भाषा नहीं है, आधुनिक विषयों तथा ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में भी उसका प्रयोग हो रहा है। एक समय था कि साहित्य एवं साहित्यिक भाषा के माध्यम से ही लौकिक एवं पारलौकिक प्रयोजनों की सिद्धि की कामना की जाती थी। काव्यम यशेषे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तर्छयते। लेकिन आज यह यश, अर्थ तथा व्यवहार ज्ञान प्राप्त कर अपने लौकिक कल्याण के लिए काव्य तथा काव्य भाषा के साथ प्रयोजन मूलक भाषा की आवश्यकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पहले हम हिंदी को सिर्फ लौकिक एवं पारलौकिक प्रयोजन में हम लोग प्रयोग करते थे, या केवल उसमें साहित्य और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इसका व्यवहार क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया, मतलब काफ़ी फैल गया है। आप इसको कई क्षेत्रों में आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय विकास के लिए भाषा के साहित्यिक और साहित्य दोनों पक्षों की आवश्यकता है। कोई भाषा कितनी ही विकसित और कितनी ही समर्थ तथा सशक्त क्यों न हो, उसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसके साहित्य में कितनी विविधता है। मतलब हिंदी का साहित्य में विविधता कितना ज़्यादा है, ये तो हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो कोई भी भाषा तभी विकसित मानी जाती है जब उसकी साहित्यिक विविधता सशक्त हो एक तरह से, उसमें सभी विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली विद्यमान है या नहीं, और वह प्रशासन, वाणिज्य, जनसंचार तथा ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी आविष्कारों को व्यक्त करने में कितनी सक्षम है, उस भाषा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में हो रहा है आदि। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि क्या वह आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है और भविष्य में इसकी प्रगति के लिए उसमें कितनी संभावनाएं हैं। आधुनिक युग की आवश्यकताएं प्रयोजन मूलक भाषा रूपों का निर्धारक तत्व है। इस दृष्टि में प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र विशाल एवं बहुआयामी है। डॉक्टर विनोद गोदरे के शब्दों में कहना हो तो प्रयोजन मूलक हिंदी एक और केंद्र व राज्य शासन के पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयी पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग, समितियां, अभिकरण, मसौदे, निविदा, फार्मस, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि, बैंकिंग सेवा तथा डाक तार आदि में प्रयुक्त होती है। मतलब देख लीजिए कि आप लोग प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र कितना ज़्यादा विस्तृत है। और दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य श्रव्य माध्यमों आदि की में शब्द की भूमिका निभाती है। इसके अलावा जीविकोपार्जन में सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा के विविध आयाम प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यापक व्यवहार क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। मतलब आज भी अगर आपको कुछ देखना हो, सुनना हो या पढ़ना हो तो आप हिंदी भाषा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। हो सकता है जो विद्यार्थी हैं उनका अंग्रेजी अगर बहुत अच्छा है तो वो अंग्रेजी भाषा में फिल्में देखते होंगे, टीवी में न्यूज़ देखते होंगे, या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश में पढ़ते होंगे। लेकिन आप केवल विद्यार्थियों को ना देखें, अगर हम भारतवासियों को देखें तो वो सबसे ज़्यादा प्रयोग हिंदी भाषा का ही करते हैं, क्योंकि ये आसानी से पढ़ी जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। तो उसका व्यवहार क्षेत्र केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएँ क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता मतलब क्या होता है? प्रमाणित चीज़ों को हम वैज्ञानिक चीज़ें मानते हैं ना, तो ये एक प्रमाणित भाषा है। प्रयोजन मूलक हिंदी में एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह भाषा विज्ञान की एक अत्याधुनिक महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान से संबद्ध है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन और विश्लेषण विज्ञान के अध्ययन और विश्लेषण के समान है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली एवं तकनीकी प्रवृत्ति हैं। उन्हें विज्ञान के
विज्ञान के नियमों के अनुसार सर्वकालिक और सार्वभौमिक कहा जाता है। विज्ञान की भांति यह तर्क संगत और कार्य कारण भाव से युक्त है। प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी भाषीय संरचना, विषय विश्लेषण आदि सभी दृष्टियों में वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। तो हर तरह से यह एक वैज्ञानिक भाषा है। साथ में विज्ञान के जो आपके विषय हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिकी, या आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, या आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो ये सारी विज्ञानों को भी आप हिंदी भाषा में बड़ी ही आसानी और सरलता से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तभी संभव है जबकि आपकी जो भाषा है हिंदी, वो आपकी वैज्ञानिक भाषा हो। दूसरा है अनुप्रयुक्तता। प्रयोजन मूलक हिंदी में अनुप्रयुक्तता अर्थात प्रयोजनीयता है। प्रशासन, विधि, जनसंचार, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में अभिव्यक्त करने के उसमें क्षमता है। नवीकरण, मानकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से वह जुड़ी हुई है। प्रयोजन मूलक हिंदी दिनों दिन विकसित हो रही है और इसकी अनुप्रयुक्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब अगर आज के डेट पे आप पढ़ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आने वाले कल में अगर हिंदी को ही कार्यालयी भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल कर लिया जाए, और अगर आपने ना पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उस समय अपने आप को क्या समझेंगे? निरक्षर समझेंगे, निरक्षर समझेंगे, या क्या समझेंगे कि आपका पढ़ाई का जो है, आपको फिर से उस समय उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एक समय था जब कंप्यूटर का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। बाद में ऐसा हो गया कि अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो मतलब कि आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि सारे काम आज कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। तो जो काफ़ी पढ़े लिखे थे या जो कि उच्च शिक्षाधारी जो व्यक्ति थे, विद्वान श्रेणी के जो लोग थे, उनको भी कंप्यूटर सीखना पड़ा था। तो वैसे ही कल को, आने वाले कल को, जब हिंदी की प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब आपको यह भाषा फिर से सीखनी पड़ेगी। उसी को देखकर विद्वानों ने, दूरदृष्टता रखकर ही विद्वानों ने अब आपके कोर्स में इसको शामिल किया गया है कि आने वाले कल में जब सारे ऑफिशियल काम आपके हिंदी में होंगे, तो फिर आपको उस समय उसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और पढ़ाई की भी एक समय होता है ना कि हम पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते पढ़ लिए तो पढ़ लिए, और बाद में जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत कठिन लगने लग जाता है। तो यहाँ पर आपके प्रयोजन मूलक हिंदी की दो विशेषता पढ़ा हमने। पहला था वैज्ञानिकता, दूसरा था उपयुक्तता। तीसरा है आपका भाषिक विशिष्टता। भाषिक विशिष्टता के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। इसी कारण वह सामान्य हिंदी या बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी से अलग है। मतलब इसका अपना एक स्वतंत्र पहचान है। इसको आप बोलचाल की हिंदी, सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी के साथ में ना जोड़ें, ये उससे बिल्कुल अलग है। प्रयोजन मूलक हिंदी में शब्द ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। उसके अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को बढ़ाया है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सटीक, गंभीर, अभिधा प्रधान, सरल तथा एकार्थक होती है। आप जो कविताओं की भाषा जो होती है ना, उसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो एकार्थक होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है। इसमें साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी की भांति अलंकार, सूक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। साहित्यिक हिंदी में क्या होता है, भाषा को अलंकृत किया जाता है, उसको रसों से सजाया जाता है, या उसको बहुत सुंदर उक्ति, सूक्ति, कहावतें, मुहावरे इत्यादि दिया जाता है। लेकिन आपके इस हिंदी में, प्रयोजन मूलक हिंदी में, ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे बिल्कुल ही पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि सरल और सहज भाषा में ही आप उसको पढ़ना है। तो ये इसकी भाषिक विशिष्टता है। इसमें कर्मवाच्य का अधिकतर प्रयोग होता है। चौथा है आपका कृत्रिमता। प्रयोजन मूलक हिंदी सप्रयास विकसित की जाती है। इस आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी कृत्रिम तथा औपचारिक होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को इस रूप में देखा जा सकता है। इसकी अभिव्यक्तियाँ औपचारिक होती हैं, जैसे भुगतान करें, अवलोकनार्थ आदि। मतलब यह कृत्रिम भाषा है। मतलब कृत्रिम मतलब बनावटी, इसको बनाया गया है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आदर्श सूचक शब्दों का या फिर अभिव्यक्ति जो होती है बहुत औपचारिक होती है। औपचारिक मतलब ऑफिशियल सब्जेक्ट है ना ये, तो आपका भाषा भी वैसे ही रहेगा। मतलब आप जब इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप उसमें विथ रिस्पेक्ट आप शब्दों का प्रयोग करेंगे।
तो आपके प्रयोजनमूलक हिंदी की 4 विशेषताएं थी। पहला था वैज्ञानिकता, दूसरा था अनुपयुक्तता, तीसरा था भाषायिक विशिष्टता और चौथा था कृत्रिमता। कृत्रिमता मतलब कि इस भाषा को बनाया गया है, ठीक है, कृत्रिम भाषा है। तो कृत्रिम भाषा है जो बनाया गया है, तो उसमें भाषा थोड़ा सा हमारा साहित्यिक भाषा से इसका जो इस भाषा में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम उसमें शब्दों का प्रयोग अलग से करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याएं क्या हैं? अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि प्रयोजनमूलक हिंदी को तो लागू कर दिया गया, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी हैं। वस्तुतः यह हिंदी का कृष्ण पक्षी है। आधिकारिक स्तर पर यह अपने ही देश के प्रशासन की जुबान नहीं बन पाई है। आज भी प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए लोग लड़ रहे हैं कि इसको प्रशासनिक भाषा बनाया जाए, लेकिन यह कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप जानते हैं ना, कृष्ण पक्ष जो अंधेरी रात होती है, तो कृष्ण पक्ष मतलब अभी भी इस भाषा को प्रशासन की जुबान नहीं बन पाई है। मतलब अभी आप इसको पढ़ रहे हैं इस उम्मीद से कि आने वाले कल में ये प्रशासनिक भाषा बन जाए, लेकिन अभी तक यह प्रशासनिक भाषा नहीं है। अतः उसी की संतान प्रयोजनमूलक हिंदी में कुछ न कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। विद्वानों का विचार है कि यह कमियां मुख्य रूप से अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक संरचना तथा प्रयोक्ति के स्तर की हैं। ये कमियां या दुर्बलताएं ही प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याएं हैं। प्रशासन के क्षेत्र में संवैधानिक अनिवार्यता के तहत देश के विभिन्न कार्यालयों में जब हिंदी प्रयोग की बात उठी, तब धीरे धीरे कुछ समस्याएं भी उठी और इसमें प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। मतलब आप प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखो, यहाँ पे विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली बनाया। तो अब तक आपने जो हिंदी पढ़ा था वो शायद आपको आसान लगता था। अब इसमें जो शब्द हैं हो सकता है थोड़े से क्लिष्ट और कठिन शब्द भी हों, क्योंकि उन शब्दों के फिर और अनेक शब्द नहीं बनाए गए हैं, तो आपको उन शब्दों को ज्यों को त्यों ही लेना है। तो कभी कभी ये शब्दावली आपको कठिन लग सकती है। विज्ञान और तकनीकी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। अब देखो, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावली, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी की एक महत्वपूर्ण समस्या है विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जिन पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया है वे अत्यंत दुरूह हैं। दुरूह मतलब कठिन है। आयोग ने भौतिक, रसायन, गणित, विधि, अंतरिक्ष, कंप्यूटर तथा मानविकी आदि के संबंधित लाखों नए शब्दों का निर्माण किया है, किंतु अब उनके प्रचलन की समस्या है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित संगणक, कंप्यूटर को जैसे कि संगणक कहा जाता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। द्विआधारी, बाइनरी, प्रतिभूति, शेयर, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस आदि ऐसे दुरूह शब्द हैं जो उचित मात्रा में प्रचलित नहीं हो पा रहे हैं। अतः इनके लिए सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब अंग्रेजी तो ऐसा हुआ है ना कि हमारे बोली में वो शामिल हो गया है, तो आज भी अगर हम लाइसेंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अनुज्ञप्ति नहीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ शब्द जो हैं इतने कठिन हैं कि आज भी उसका उचित मात्रा में बोलचाल नहीं हो पा रहा है। दूसरा है अनुवाद की समस्या। अनुवाद प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रमुख तत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास यूरोपीय देशों में हुआ है। इससे संबंधित पुस्तकें भी अंग्रेजी में हैं। इन सभी पुस्तकों का आवश्यकता अनुसार हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इधर हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, इसलिए यह कार्यालयीय या प्रशासनिक भाषा बनी। राजभाषा अधिनियम 1963 ने तो हिंदी को पूर्णतः अनुवादाश्रित कर दिया। मतलब जो यूरोपीय देशों में जिन तरह के भाषाओं का अंग्रेजी में जो क्या बोलना चाहिए आपके विज्ञान और टेक्नोलॉजी की किताबें लिखी गई है, उसको पूरी तरह से हिंदी में अनुवाद किया गया है। लेकिन हिंदी में जब वो अनुवाद होके आता है ना, तो थोड़ा सा वो पढ़ने वाले को थोड़ा सा कठिन लगता है, बस क्योंकि यहाँ पे शब्दों को बनाया गया, लाखों शब्दों को प्रयोजनमूलक हिंदी में नए शब्दों को जोड़ा गया है। अब उन नए शब्दों को हम कोई भी शब्द जब बोलना सीखते हैं ना, तो हम पहले उसको सीखते हैं, तो जब नए शब्द हैं तो हम उनको भी सीखेंगे। तो नए शब्द सीखना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, 5-10 शब्द हों तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे संख्या लाखों में है शब्दों की, तो उन शब्दों को हमको सीखना पड़ेगा और इसलिए हमको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। वस्तुतः प्रशासनिक कार्यों, मैनुअलों, करारों, प्रतिवेदनों आदि का अनुवाद किया गया है। अनुवादक भी ऐसे थे जिनको इन क्षेत्रों की विधियों का सूक्ष्म ज्ञान एवं अनुभव नहीं था। परिणाम स्वरूप क्लिष्ट और अटपटे अनुवाद होने लगे। इसके कारण प्रयोजनमूलक हिंदी को जबरदस्त आघात पहुंचा और कुछ हद तक उसे हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा दिया गया। मतलब जिन विद्वानों ने इसका अनुवाद किया है, अगर उनको भी भाषा का सूक्ष्म या
ज्ञान या बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होगा तो वो जो शब्द वो जोड़ेंगे ना तो वो थोड़ा सा कठिन शब्द है, जिसके कारण से प्रयोजनमूलक हिंदी को ज़बरदस्त आघात पहुंचा है या हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गया है। जैसे विधि, भौतिकी, रसायन, गणित, अंतरिक्ष, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि ग्रंथों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, जिससे उसकी भाषिक संरचना में काफ़ी क्लिष्टता आई। मतलब इन सारे विषयों में जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो थोड़ा सा जो प्रयोजनमूलक हिंदी के जो शब्द हैं वो थोड़े से क्लिष्ट हो गए, मतलब थोड़े से कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आपका इस यूनिट का ये लास्ट है कि प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या क्या संभावनाएं हैं। संभावनाएं मतलब आने वाले कल में हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। हिंदी अब कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि जैसे साहित्यिक तथा समीक्षापरक पारंपरिक स्वरूप को छोड़कर कामकाज की भाषा बन गई है। यह स्वीकार करने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि वह अपने पुराने संस्कारों को छोड़ आज पत्रकारिता, कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, मीडिया, सूचना, तकनीकी की भाषा बनकर लोगों को कामकाज और रोजगार मुहैया करा रही है। मतलब ये कामकाज की भाषा बन गई है साहित्य से निकलकर। तो अब इससे क्या हो रहा है, इसको स्वीकार करने में लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पुराने संस्कारों को छोड़कर जैसे कि लोगों को पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। कानून में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा में, मीडिया में, सूचना में तकनीकी भाषा बनकर बहुत सारे लोगों को जो हिंदी भाषी हैं उनको कामकाज और रोजगार मुहैया करा रही है। इसने कार्यालयों में समस्त कार्यों को संभाल लिया है। आज वह समाचार पत्रकारिता अर्थात प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यथा रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, वीडियो, कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषा बन करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन की भाषा बन गई है। दृश्य सभ्य माध्यमों के साथ साथ आज यह विज्ञापन की भाषा है, पर्यटन की भाषा है, पर्यावरण की भाषा है, कला और शिल्प की अभिव्यक्ति की भाषा है। आज यह निगमों, कृषि विज्ञान, वाणिज्य, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल शास्त्र, न्याय शास्त्र, समाज शास्त्र, कंपनियों की रिपोर्ट पैकिंग, प्रतिवेदन, पत्र सूचनाएं, परीक्षण मूलक क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य की अभिव्यक्ति की भाषा है। कुल मिलाकर यह रोजी रोटी कमा सकने की भाषा है। मतलब आज हिंदी भाषी व्यक्ति भी अपना रोजी रोटी कमाने में पूरी तरह से सक्षम है। आज यह सही अर्थों में रोजगार का औजार बनकर उभरी है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि इसे मन से स्वीकार करें, क्योंकि यह देश की मिट्टी, संस्कृति और गंध की भाषा है और यह हमारी सोच, दर्शन, चिंतन, मनन तथा आहार विहार की भाषा है। मतलब हम जब सोचते हैं ना तो हम हिंदी में सोचते हैं। ये दर्शन की भाषा है, चिंतन मनन की भाषा है, आहार विहार की भाषा है। तो इस भाषा के साथ में हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस भाषा को दिल से स्वीकार करना चाहिए। अगर ये आपके सिलेबस में अभी आया है तो आप इसको मजबूरीवश ना पढ़ें, बल्कि सोचें कि हमारी अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, तो हम इस भाषा में अच्छे से अध्ययन करें ताकि आने वाले कल में हम कहीं पर भी जाएँ तो हमको यह बोलने में शर्मिंदगी ना हो कि हमको हिंदी भाषा में हर तरह के कार्य करना या हर तरह की भाषाओं का अध्ययन करना हमको आता है। अगर आप इस जो किताब है आपका प्रयोजनमूलक हिंदी, इसी को पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी का जो ज्ञान है, आज तक आपका जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान काफ़ी विस्तृत हो जाएगा और आप हिंदी भाषा को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे या अपने भाव और विचारों को लोगों को तक पहुंचा पाएंगे। तो आज आपका पहला अध्याय यहाँ पे पूरा हो जाता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का जो स्वरूप है वो क्या है, अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसका व्यवहार क्षेत्र क्या है और उसकी संभावनाएं क्या है। इतना हमने पढ़ा। चैप्टर के बाद में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अगर आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि वास्तव में प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। मैं एक बार और बोल दूं कि प्रयोजनमूलक में प्रयोजन के साथ में मूलक प्रत्यय लगा है, जिसमें प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य और मूलक का अर्थ है आधारित। किसी विशेष उद्देश्य से आधारित हिंदी को ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम अपने नए वीडियो के साथ में आपका सेकेंड यूनिट भी लेकर आएंगे। इस तरह से आपका 10 यूनिट हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े यूनिट हैं तो हम एक क्लास में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।